नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य में बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो किस किस ने किया और अंत में जाकर और कौन सा काल विभाजन माना गया। तो उसके अंतर्गत हमारा जो पहला काल विभाजन है वह है आदिकाल। तो आदिकाल के अंतर्गत हम इसका नामकरण, इसकी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इस समय कौन से ग्रंथ लिखे गए, इस समय कौन से कवि हुए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल का समय जो निर्धारित किया गया वह है संवत 1050 से 1375 तक का समय, यानी कि 1050 से 1375 का समय आदिकाल का माना गया। इसमें हिंदी साहित्य का ये पहला सोपान की दृष्टि से, सीढ़ी की दृष्टि से ये पहला समय था। भारतीय साहित्य का उद्भव ऋग्वेद से माना जाता है। ऋग्वेद से आर्यों की स्वर्णिक कल्पनाएं एवं अदम्य चेतनाओं का वर्णन मिलता है, यानी कि भारतीय साहित्य जो है उसकी जो शुरुआत है वो ऋग्वेद से मानी जाती है। ये माना जाता है जो साहित्य लिखा गया वो किससे लिखा गया, ऋग्वेद से लिखा गया। और ऋग्वेद में जो भी समय था, जो भी साहित्य था, वो स्वर्णित कल्पना यानी कि अच्छी कल्पनाओं के रूप में उसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का सृजन की हिंदी भाषा में निश्चित प्रवृत्ति विक्रम 10वीं शताब्दी से दिखाई देती है। लेकिन जो हिंदी साहित्य का सृजन है और वो भी किसमें, हिंदी भाषा में, वो विक्रम संवत की जो 10वीं शताब्दी है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तथा पंडित राहुल शंकराचार्य द्वारा हिंदी का प्रथम कवि काव्य स्वयंभू तथा उनके ग्रंथ पौंच चरित्र को स्वीकार किया गया है। और देखो पहला जो किस में माना गया, विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी में। और जो पहले जो कवि के रूप में हुए, राहुल शंकराचार्य ने ये बताया कि पहले जो कवि के रूप में हुए वो स्वयंभू हुए। और स्वयंभू की जो ग्रंथ है वो पौंचर्यु को पहला ग्रंथ के रूप में माना गया। तो काशी के जायसवाल ने सिद्ध सिरप्पा को पहला कवि माना, क्योंकि देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि यह हम कुछ तथ्यों के अनुसार ही बता सकते हैं कि ये जो कवि है उसका काल समय ये होगा। तो राहुल शंकराचार्य के अनुसार तो क्या है, स्वयंभू है। लेकिन जो काशी जायसवाल है वो कहते हैं कि सिद्ध सिरप्पा पहले कवि थे। हिंदी साहित्य का सबसे पहला बौद्ध दर्शन का प्रभाव पड़ा। हिंदी साहित्य में अगर किसी का प्रभाव पड़ा तो वो किसका पड़ा, बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे पहले पड़ा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। और उस समय जो बौद्ध धर्म में जो ज्ञान संचित जो राशियाँ थी, ज्ञान देने वाले, उपदेश देने वाले जो ग्रंथ थे, वो इनका पहला साहित्य माना गया। यह किसके द्वारा कहा गया, यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि जनता की चित्रवृत्तियों की परंपरा के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखना ही साहित्य का इतिहास है। तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जनता की चित्रवृत्तियों की परंपरा, यानी कि जनता के मन में, चित्त में, मन की जो प्रवृत्तियाँ थी वही उस साहित्य की सामंजस्य को दिखाता है। वही उस साहित्य को दिखाता है कि उस समय के लोगों के मन में कौन सी भावनाएं चल रही थी, कौन सी प्रवृत्तियाँ चल रही थी। फिर उसके बाद में आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये तो हमारा क्या था, समय, और उस समय किस कवि के अनुसार कौन सा कवि था और उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। अब उस समय की प्रवृत्तियाँ, तो उसके प्रवृत्तियों के अंतर्गत पहली थी चरित काव्य लिखने की प्रवृत्ति, यानी कि उस समय जो प्रवृत्तियाँ थी वो क्या थी, चरित काव्य, यानी कि किसी के भी बारे में, चरित्र के बारे में लिखना, चरित काव्य प्रवृत्ति। इस काल में ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित काव्य लिखने की प्रथा प्राप्त थी। ऐतिहासिक व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति जो इतिहास में प्रसिद्धि पाए हुए ऐसे के व्यक्तियों के चरित्र के बारे में साहित्य लिखने की प्रथा थी। जैसे रासक ग्रंथ, जैसे रासक ग्रंथ में किसके, जो रासक शासक थे उनके बारे में लिखे, कीर्तिलता आदि। तदुगीत कवि अपने आश्रय के चरित्र को इस प्रकार वर्णित किया करते थे। और वहाँ के जो राज कवि थे वो अपने राजाओं के चरित्रों की, जो आश्रयदाता थे, उनके आश्रयदाता थे, उन्हीं के द्वारा उनके ऊपर लिखते हैं और वहीं से उनकी रोजी रोटी होती थी। वो उनके चरित्रों की वर्णन किया करते थे। उसमें भगवत स्वरूप बताकर धार्मिक का रंग समाहित हो गया। लेकिन बाद में
उसे किस में ले लिया गया? भगवत के भगवान के रूप में ले लिया गया। क्यों? कि उस समय जो लिखा गया तो वो किस पे? भगवान को स्वरूप मानते हुए बताया गया, तो बाद में उसको भगवत का रूप दे दिया गया। फिर दूसरा, लौकिक रस की रचना। फिर दूसरी, ये तो किसकी हो गई? चरित्र पे। दूसरा किस पे हो गया? लौकिक रस पे। यानी कि लौकिक उस समय जो समाज का, जो सभी जनता का, लोगों का, आम लोगों की जो रस था, आनंद लेने का था, उसकी रचना। इस युग में संदेश रसिक लोगों को ज्ञान देने के लिए विद्यापति की पदावली, विद्यापति ने जो पद के द्वारा लिखी गई जो पदावली, कीर्तिलता, स्वयंभू छंद आदि अनेक लौकिक रस की रचनाएं लिखी। जैसे कि संदेश रासक में प्राप्त होता है कि एक वीरणी नायिका अपने नायक को इस प्रकार संदेश देती है कि विप्लव श्रृंगार की सारी सीमाएं टूट जाती है। यानी कि एक साधारण स्त्री जो कि अपने प्रियतम से बिछड़ गई है और वो जो संदेश देती है वो ऐसा लगता है जैसे कि विप्लव यानी कि उल्हाना देना, विप्लव यानी कि उल्हाना देने के रूप में है। तो इस तरह के जो संदेश है उसमें लिखे जाते थे। यहाँ तक कि विद्यापति की कीर्ति पताका को श्रृंगार की कविता मानी जाती है। यानी कि विद्यापति ने जो कविताएं लिखी उसे श्रृंगार रस की कविताओं को रूप माना जाता है। फिर तीसरे रूप में बौद्ध एवं नाथ सिद्ध तथा जैन मुनियों की रुक्ष तथा उपदेशक मूलक तथा सहयोग का प्रचार करने वाली रचनाओं की प्रवृत्तियाँ। तीसरे रूप में जो प्रवृत्तियाँ थी लिखने की वो किसकी थी? बौद्ध और नाथ तथा जैन मुनियों के द्वारा जो उपदेश दिए गए उन उपदेश का प्रचार करने के लिए, उन उपदेश को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उस रूप में। तो उस रूप में के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार की रचनाओं का महत्व इसलिए है कि इनके द्वारा प्रवर्त धार्मिक काव्य रूप में साहित्य विकास में सहायता मिलती है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना ये है कि इस समय जो धार्मिक प्रचार के लिए जो ग्रंथ लिखे गए इसके द्वारा हम जो उस समय के जो धार्मिक रूप थे, काव्य के जो रूप थे, उनके विकास करने में हमें सहायता मिली, उनको विकसित करने में, उन्हें एक से दूसरे तक पहुंचाने में हमें सहयोग की भावना मिली। वहीं उस धार्मिक पृष्ठभूमि को समझने में तथा जिनके बिना हम प्रवृत्ति काव्य परिवर्तनों को समझ ही नहीं पाते। क्यों? कि जब तक हम ये नहीं बता सकते कि उस समय के धर्म में क्या था, उस समय के प्रचलन में क्या था, तब तक हम उस समय का वर्णन नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए बहुत ही सहयोग की बात होगी कि उस समय हमें जो धर्म की प्रवृत्तियाँ हैं उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या नया आया, क्या उसमें चल रहा था, ये सब समझने की हमें प्रक्रिया समझ में आई। फिर उस समय की धार्मिक रचनाएं, आदिकाल की धार्मिक रचनाओं में परमात्म प्रकाश, भविष्य, हरिवंश पुराण आदि उच्च कोटि के ग्रंथ इसी युग की देन है। यानी कि इस समय जो परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ, भविष्य, हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ आदि ग्रंथों की रचना हुई जिसे कि बड़े ही उच्च कोटि के माने जाते हैं। उसके अलावा जैन अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत संदेश रासक जो अब्दुल रहाम 11वीं शताब्दी के अंतर्गत लिखा गया, संदेश रहा परमात्म प्रकाश योगसार जो जोइंदू द्वारा लिखा गया, भविष्य कहा धनपाल जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया, पौंचीरी चरित्र दृष्टि लक्ष्मण महापुरुष जस हरि चरु पंडीपुर चरु पुष्पद द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखा गया, पयोम चरु हरिवंश पुराण स्वयंभू द्वारा 783 ईस्वी संवत में लिखा गया। वहीं पर पाहुड़ दोहा मुनीराम सिंह संवत 11,000 संवत विक्रम में लिखा गया। फिर करक कंड चरु मुनि कनक कामर द्वारा 12वीं शताब्दी के अंतर्गत लिखा गया। फिर स्वयंभू दाव देवसेन द्वारा लिखा गया। फिर जैन अपभ्रंश साहित्य की विद्याएं परिवेश, मतलब उस समय जो विद्याएं दी जाती थी यानी कि जो ज्ञान दिया जाता था उसके अंतर्गत जो साहित्य लिखा गया जैन अपभ्रंश भाषा के रूप में, वह चरित काव्य, कथानक काव्य, रासो ग्रंथ, जैन स्त्रोत तथा संधि ग्रंथ के रूप में लिखी गई। तो ये सारी क्या थी? ये उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो उपदेश के रूप में लिखे गए, चाहे किसी के चरित्र के रूप में लिखे गए। फिर उसके बाद में इसका अगला आ जाता है चुनरी, चर्ची व कुलक। अब ये चुनरी, चर्ची और कुलक क्या है? ये जैन अपभ्रंश साहित्य में चुनरी, चर्ची और कुलक ग्रंथ की रचनाएं हुई। ये जैन धर्म जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया उसमें चुनरी, चरचरी और कुलक नामक
जो ग्रंथ लिखे गए तथा विनय चंद्र मुनि की लिखी हुई चुनरी रचना, इनमें से जो चुनरी रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? चंद्र मुनि के द्वारा लिखी गई। इसमें धार्मिक भावनाएं, सदाचार की रंगीन चुनरी ओढ़ने का संदेश दिया गया। इसका नाम क्यों रखा गया? इसमें ये बताया गया कि हमें हमारे जीवन में धार्मिक भावनाओं को अपनाकर उसको एक चुनरी के रूप में हमें हमारे जीवन में ओढ़नी चाहिए, हमारे जीवन में उसे अपनानी चाहिए। फिर जिन दत्त सूरी रचित चरचरी में गुरु के गुणों का गुणवान किया गया। चुनरी में क्या कहा गया कि हमें धर्म रूपी चुनरी ओढ़कर हमारा जीवन यापन करना चाहिए। फिर चरचरी में क्या कहा गया कि हमें गुरु के गुणों का गुणगान करना चाहिए। हमें हमेशा हमारे अंदर जो गुण हैं वो किसके अंतर्गत लाने चाहिए? गुरु के अंतर्गत लाने चाहिए। इन्हीं के द्वारा लिखी काल स्वरूप पुलक में श्रावक, गृहस्थियों आदियों का धर्म उपदेश दिया गया। और जो इसमें तीसरी जो लिखी गई पुलक नामक की, यानी कि गृहस्थी के लोग, सावक यानी कि जो उनके साहित्य में सानिध्य में जो थे वो दास के रूप में जो थे और जो गृहस्थी के रूप में थे, उन्हें अपने धर्म उपदेशों को किस प्रकार मानना चाहिए। तो इस तरह से चुनरी धार्मिक और सदाचार का गुण सिखाती है, तो चर्ची गुणों का बरखान कराती है, तो पुलक उपदेश देती है। फिर इन्हीं प्रवृत्तियों के अंतर्गत उपदेश प्रदान जो ग्रंथ लिखे गए वह अपभ्रंश भाषा के साहित्य में जैनों का योगदान। उसमें अपभ्रंश भाषा में जो जैनों ने जो ग्रंथ लिखे उसमें हमें किस प्रकार योगदान मिला, हमें हमारे साहित्य में किस प्रकार हमें सहयोग मिला। वह राहुल जी ने हिंदी काव्य में अपभ्रंश साहित्य की चर्चा करते हुए कहा कि जैनों ने अपभ्रंश साहित्य की रचना और उसकी सुरक्षा में सबसे अधिक काम किया। यानी कि सबसे ज़्यादा जैन धर्म ने आदिकाल में सबसे ज़्यादा जैन धर्म ने अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखकर और सबसे ज़्यादा साहित्य रचना को सुरक्षित रखा, साहित्य रचना को आगे बढ़ाया। वह ब्राह्मण की तरह संस्कृत के अन्य भक्त भी नहीं थे। उस समय ब्राह्मण नहीं थे तो संस्कृत भी नहीं थी। जैनों ने देश में कथा साहित्य की सृष्टि की। जैनों ने ही देश में जो भाषा में जो है वो कथा साहित्य की सृष्टि की है। इन्होंने पहली बार जो साहित्य में कथा साहित्य लिखने की पुष्टि की है। स्वयंभू और पुष्पदंत इसी भाषा के अद्वितीय कवि रत्न हैं। स्वयंभू और पुष्पदंत ने भी अपभ्रंश भाषा में ही साहित्य की रचना की। स्वयंभू इसी गुण में ही नहीं, हिंदी कविता के 5 युग, सिद्ध सामंत युग, सूफी पुराण, भक्ति युग, दरबारी युग, नव जागरण युग, जितना युगों की तुलना की जाए दृष्टि से तो स्वयंभू का योगदान सबसे ऊपर रहा है। यानी कि स्वयंभू ने हिंदी साहित्य में अपभ्रंश में ही नहीं बल्कि इस युग में भी नहीं बल्कि सामंत युग में भी, जब सामंत युग था तब भी स्वयंभू ने रचनाएं की। चाहे सूफी पुराण का युग था तो भी उन्होंने रचनाएं की, भक्ति युग था तो भी इन्होंने की, दरबारी युग था तो भी इन्होंने की, यहाँ तक कि नव जागरण युग था तब भी स्वयंभू ने अपने साहित्य की रचना की। और इस युगों में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तुलनात्मक रूप में तो स्वयंभू ने साहित्य रचना में सबसे ज़्यादा योगदान किया। फिर उसके पश्चात डिंगल भाषा की उत्पत्ति और नामकरण। उस समय अपभ्रंश के साथ साथ जो डिंगल भाषा थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका नामकरण डिंगल कैसे पड़ा। विक्रम की 6वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा देश के विभिन्न भागों की हिंदी भाषा रही, किंतु आगे चलकर इसके 2 रूप हो गए। यानी कि विक्रम के 6वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक तो अपभ्रंश भाषा थी, लेकिन बाद में इसके 2 रूप हो गए। एक तो साहित्य का रूप और दूसरा आम बोलचाल के रूप। एक साहित्य के रूप में जो भाषा बोली और एक जो आम लोगों की जो भाषा थी उस रूप में 2 रूप में हो गए। जिसे लिखित रूप तो व्याकरण के रूप में बनकर स्थिर हो गया, परंतु दूसरा रूप निरंतर विकसित रहा। क्यों कि साहित्य तो वहीं तक रहा, कवियों तक, और जहाँ तो जो पढ़े लिखे थे, जो भाषा जानते थे और जिसको उन्होंने पढ़ा वहीं तक सीमित रहा। लेकिन आम बोलचाल है वो आगे विकसित होती रही। क्यों? व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आकर अपनी बातों को बताकर उस भाषा को आगे से आगे विकास करते रहे। नागर की मूल अपभ्रंश जिसके आधार पर शोर से नहीं प्राकृत को माना गया। फिर जो अपभ्रंश के नागर और उपनागर वो ब्राचन 3 रूप बने गए। अपभ्रंश के भी फिर 3 रूप बन गए। कौन से? अपभ्रंश के नागर,
उपनागर और ब्राचड़ रूप। इनमें से जो नागर मूल उपभ्रंश था, जो नागर भाषा थी, वो उसको मूल अपभ्रंश की भाषा मानी गई, जो कि शौरसेनी प्राकृत को माना गया। जिसका आधार किसको माना गया, यानी कि जिसकी शुरुआत किससे मानी गई, शौरसेनी प्राकृत से मानी गई। इसी नागर भाषा, जिसको कि हम पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं, उसे भाषा का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, क्योंकि राजस्थानी जो भाषा है वो पश्चिमी हिंदी की ही एक बोली कही जाती है, जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है, जिसके साहित्य रूप का नाम डिंगल है। यानी कि हमारी जो पश्चिमी हिंदी है, जिससे कि राजस्थानी भाषा निकलती है, जिसे शौरसेनी अपभ्रंश निकलती है, उसी में जो साहित्य की जो भाषा है, अपभ्रंश के बाद में जो साहित्य की भाषा है, उसे डिंगल नाम दिया गया। उसका डिंगल नाम कैसे पड़ा, अपभ्रंश। अपभ्रंश के दो भाग हुए, एक तो जो कि साहित्यिक रूप कहलाया, और दूसरा वो जो आम बोलचाल की भाषा रही। आम बोलचाल की भाषा आगे बढ़ी, लेकिन अपभ्रंश के 3 भाग हुए, नागर, उपनागर और ब्राचड़ के रूप में। नागर मूल अपभ्रंश का रूप कहलाया, जो कि शौरसेनी प्राकृत से मानी जाती है, और यही बाद में चलकर जो पश्चिमी हिंदी, जिसकी की बोली राजस्थानी है, जिसकी की साहित्यिक भाषा डिंगल का रूप माना गया। इसमें वैदिक, जो वैदिक काल से चली आ रही है, जो लौकिक काल से चली आ रही है, जो पाली भाषा, जो प्राकृत भाषा, जो शौरसेनी प्राकृत, मगधी, अर्धमागधी, ब्राचड़, खस, टक और दक्षिणी शौरसेनी अपभ्रंश, जो नागर अपभ्रंश का रूप माना जाता है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, राजस्थानी, पहाड़ी राजस्थानी का साहित्य रूप डिंगल है। अतः बोलचाल की राजस्थानी भाषा को परिमार्जित रूप डिंगल कहलाया। यानी कि बोलचाल की जो हमारी राजस्थानी भाषा है, जो पश्चिमी हिंदी की भाषा है, वही परिमार्जित होकर, वही आगे बढ़कर और डिंगल भाषा कहलाई। ठीक है। अब इसका नामकरण किस किस ने दिया, तो डॉक्टर L.P. टेसीटरी ने अनियमित और गवारू भाषा बताया इसे क्या नाम दिया गया, अनियमित, यानी कि हमेशा चलने वाली नहीं, कुछ समय तक चलने वाली, और गवारू रूप में नाम दिया। फिर हरिप्रसाद शास्त्री ने इसे डग्गल बना दिया। क्या नाम दिया उसको, डग्गल नाम दिया। फिर गजराज ओझा ने डिंगल भाषा में ड वर्ण को आवृत्ति अधिक होने के कारण बताया। इन्होंने ये बताया कि डिंगल में जो ड की आवृत्ति है वो बहुत अधिक है, यानी कि हर एक शब्द में ड की आवृत्ति आती है। फिर पुरुषोत्तम स्वामी ने डिंगल डिम प्लस गल से बना। डिम का अर्थ डमरू की ध्वनि, गल का अर्थ है गला, अर्थात बालक की भाषा। तो पुरुषोत्तम ने डिंगल नाम को क्या बताया, यानी कि अलग अलग डिम प्लस गल, डिम को बताया डमरू और गल को बताया गला, यानी कि बालक के यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है, बालक स्वरूप पहली बार बोलता है, और गली से उसकी जो भाषा निकलती है, और गले की भाषा को किसकी भाषा बोला, डिंगल भाषा कहा। पिंगल भाषा, ब्रज भाषा। फिर इसकी वो तो थी डिंगल भाषा, अब अगली पिंगल भाषा या ब्रज भाषा के रूप में। ब्रज पशु समूह या गोचारण भूमि या मानने का स्थान, यानी कि ब्रज जो स्थान का नाम है, किस स्थान को कहा गया, जहाँ पर पशुओं का समूह रहता है, जहाँ पर गायों को चराने की जो भूमि होती है, उसे ब्रज भूमि नाम दिया गया। और इसका जनपदवाचक अर्थ में विकसित हुआ। ब्रज प्रदेश के नाम में पहले मथुरा, सूरसेन प्रदेश थे, यानी कि जो मथुरा और सूरसेन की जो प्रदेश की जो भूमि थी, उसे क्या नाम दिया, ब्रज भूमि नाम दिया। श्री कृष्ण के समय ब्रज में निश्चित भूभाग था, जिसके अधिपति नंद थे। और जब कृष्ण का समय था, आदिकाल में जब कृष्ण का समय था, और उस समय जो नंद के पास, नंद के आदिन्य में, सानिध्य में जो भूमि थी, उस भूमि को क्या नाम दिया, ब्रज नाम दिया। मध्यकाल में ब्रज और मथुरा एक रूप में प्राय माने गए, लेकिन धीरे धीरे मथुरा और ब्रज को एक ही माना गया, क्योंकि मथुरा क्या थी, कृष्ण की जन्मभूमि थी, और ब्रज क्या थी, कृष्ण के पालनहार भूमि थी। तो इन दोनों को ब्रज नाम दिया गया। फिर ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास, जब ये साहित्य की भाषा बनी। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से लगभग 14वीं शताब्दी में ब्रज में कई तरह के साहित्य लिखे गए। कई कवियों ने ब्रज को अपने साहित्यिक कविताओं की भाषा के रूप में बनाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो क्या हो गया,
कि उस समय की प्रवृत्तियाँ कौन सी थी, साहित्य कौन सी थी और साहित्य के रूप में कौन सी भाषा काम में ली गई। ठीक है, उसके पश्चात अब अगला ये है आदिकालीन चारण काव्य की विशेषताएं। ठीक है, अब यहाँ तक के बाद में इसका अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि उस समय जो चारण काव्य था, क्यों कि उस समय जो साम्राज्य था किसका था, चारणों का था। तो जो भी साहित्य लिखा गया किस पे लिखा गया, चारणों की विशेषताओं पे लिखा गया, उनके गुणगान पे लिखा गया। तो उस काव्य की क्या विशेषताएं रही, ठीक है, ये हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक के यहीं पे।